हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं सीडीपी की महा मैराथन क्लास। और ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इसको आप कह सकते हैं, हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं तो ये समझ लीजिए आज की क्लास में आपके कम से कम 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 100% में 30 में से 30 नहीं कहता, क्योंकि 30 में से 30 लाने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। केवल एक क्लास से आप 30 में से 30 नहीं लाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत लगेगी। लेकिन हाँ, 30 में से 25 नंबर की तैयारी आपकी जरूर करा दूंगा इसी क्लास में। अगर आप डेली लाइव साथ में जुड़े रहे और लगातार सारी क्लासेस कर ली तो 30 में से 30 ही आएंगे आपके, 29 भी नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके 30 में से 30 आ चुके हैं, और जो इस समय पे कुछ दिन से लाइव पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनके इस समय पर भी 30 में से 27-28 नंबर लगातार आ रहे हैं। बस आपको एक ही काम करना है, डेली लाइव क्लासेस करनी है, आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। और जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपको मिलती रहे टाइम से। क्योंकि ये हमने नई क्लास स्टार्ट की है सीटेट फरवरी 2026 के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये न्यू क्लासेस हैं और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है और तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट क्लासेस रहेंगी, क्योंकि सारी चीजें समझा कर पढ़ा रहे हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस भी मिलेगी क्वेश्चंस की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 14 सालों के कंप्लीट सॉल्व करने को यहाँ पे मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए चैनल बहुत बेस्ट है आप सबके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो। बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। और जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक बार लाइक बटन दबाओ जल्दी से, कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबा दो। अभी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, 1000 लाइक पे क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी करो फटाफट से, जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो, बहुत अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ठीक है, बाकी बैच आपका चल रहा है, उसकी चिंता मत करो, सबका बैच चल रहा है। और जिसका नहीं चल रहा तो आप क्या कर लो, इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले लो। ये नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, सीटेट गारंटी बैच 3.0। इसमें पास कराने की 100% गारंटी मिलती है। दुनिया का इकलौता बैच है जिसमें पास कराने की 100% गारंटी है। तो फ़ोन लगा लो, और फ़ोन लगाने के बाद तुरंत आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हमारा नया चैनल है भाई, मेरे नाम से शादाब आलम। तो अगर पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की क्लास हमारी शुरू होती है यहाँ से, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में, परसों वाली क्लास में मैंने आपको करा दिए थे। तो परसों वाली क्लास जिसने नहीं देखी ज़रूर देख लेना, बेस्ट क्लास है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नंबर धड़ाधड़ बढ़ेंगे एग्जाम में। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कथन ए है, ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी के 5 या 7 साल के बच्चे के दूध के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता। और तर्क है, हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा ये आपको बताना है। अगर दोनों सही है तो उसके हिसाब से बता दो, दोनों गलत लग रहे हैं वो बता दो। कमेंट में आप अपना आंसर लिखेंगे पहले, उसके बाद मैं समझाऊंगा। इससे दो फायदे हैं, समझ में तो सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिख दो। चलिए जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर फटाफट से। बहुत बढ़िया। और 1000 लाइक में एक लाइक कम है भाई, 999 लाइक हो चुके हैं, एक ही लाइक बचा है 1000 में। तो कौन करेगा जल्दी बताओ, कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक करो। कौन करेगा, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक करेगा, जल्दी बताओ। अब देखिए, इसने बोला है आपसे पहले कथन में कि ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत जो है वो 6 वर्ष की उम्र में टूटते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दूध के दांत 5 साल की उम्र में टूटते हैं, किसी के 7 साल की उम्र में टूटते हैं, किसी किसी बच्चे के तो 8 साल की उम्र में टूटते हैं दूध के दांत। तो क्या ये बात रियल है या इसका मतलब झूठ है? तो ये बात सत्य है आपकी, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये बात सच है कि ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत जो है 6 साल की उम्र में टूटेंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे के दूध के दांत 5 साल की उम्र में, 7 साल के, 8 साल की उम्र में टूट रहे हैं तो ये असामान्य बात नहीं है, नॉर्मल है, ये भी सामान्य बात है, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, यानी सभी बच्चों का विकास एक बराबर नहीं चलता, थोड़ा भिन्न भिन्न चलता है। किसी का विकास बहुत तेज हो जाता है, किसी का विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो विकास आगे पीछे हो रहता है थोड़ा सा, उसमें क्या रहती है, व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है ना। तो यही हमारे इसमें सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, हालांकि वृद्धि और विकास का क्रम तो सार्वभौमिक है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है।
और व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से क्या हो जाता है, परास। परास का मतलब अंतर, व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से अंतर आ जाता है। तो ये आंसर भी आपका राइट हो गया, दोनों ही ऑप्शन सही है। और दोनों ऑप्शन में सेम ही बात बोल रहा है, एक ही टॉपिक के बारे में। यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता बताई जा रही है और यहाँ जो अंतर आ रहा है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही आ रहा है। इसका मतलब व्याख्या सही जाएगी आपकी। जब दोनों ऑप्शन एक ही टॉपिक पर आधारित हो, व्याख्या सही हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्लियर है, समझ में आया? बताओ, कमेंट में लिख के बता दो। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा? अगर कोई एक भी शब्द बचा हो तो बता देना, उसको दोबारा समझाएंगे। क्योंकि हम जो, अरे यार बार बार इस पर क्यों उंगली दब जाती है, इस पे दबनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा सामान्य होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? पहला ऑप्शन है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, दूसरा है समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, तीसरा है एक रूपता का सिद्धांत और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी लिखेंगे सब लोग आंसर। यस सर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। क्लीन नहीं दिख रहा, क्लीन दिखने के लिए क्लीन शेव करो ना। मेरा मतलब है कि अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाओ। यहाँ से पूरा क्लीन ही है, आपके फ़ोन में क्वालिटी कम हो रही होगी, उसको 340 360 पे कर लो, ठीक दिख जाएगा। और वाईफाई है तो 720 पे कर लो। जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करते रहो। जितने लोग भी जुड़ गए हमारे साथ, सभी लोग लाइक करेंगे भाई, इसका फल मिलेगा आपको। गुरु की बात मानोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, है ना? गुरु की बात जो मानता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, समझे? तो इसलिए बात माना करो। देखो, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया कि विकास की दिशा समान होने पर भी, दिशा तो समान है कि सिर से पैर की तरफ कोई चल रहा है विकास सभी बच्चों का, लेकिन बच्चे का विकास अपनी गति से होता है, यानी गति सबकी अलग अलग है। सभी बच्चों की गति अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाती है, किसी बच्चे की धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की मीडियम बढ़ती है, और किसी की भाषा विकास जल्दी फास्ट हो जाता है, किसी का स्लो स्लो होता है, यानी गति अपनी अपनी अलग अलग रहेगी बच्चों में। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल हो रहा है, हर किसी का विकास इंडिविजुअल अलग अलग हो रहा है। इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कह सकते हैं हम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर जाएगा डी ऑप्शन जाएगा, बाकी भी समझा देता हूँ। शीर्षगामी का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ विकास चलता है। बच्चा सबसे पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, कमर का विकास होगा, फिर घुटनों का विकास होगा तो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, मतलब सिर से पैर की तरफ को डेवलपमेंट होता है। समीप दूराभिमुख कहता है कि आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी के पास जो अंग रहेंगे उनका विकास जल्दी होगा, दूर वालों का बाद में। इसीलिए शोल्डर का विकास पहले होता है और उंगलियों का बाद में, क्योंकि उंगलियां रीढ़ की हड्डी से दूर हैं, शोल्डर रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास है। एक रूपता का सिद्धांत कहता है कि जो चरण होते हैं विकास के वो सभी बच्चों में एक रूप होते हैं, यानी जो स्टेप्स रहेंगे, जो क्रम रहेगा वो सब में एक जैसा रहेगा। जैसे भाषा का क्रम है तो पहले बच्चा रोता है, फिर कूइंग करता है गले से स्वर आवाज़ें, फिर बैबलिंग करता है बा 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 बा, फिर एक शब्द बोलेगा, फिर दो दो शब्द बोलने स्टार्ट करेगा, फिर वाक्य बोलने स्टार्ट। ये क्रम है ना, तो हर बच्चा इसी क्रम से गुजरेगा, अपना क्रम अलग से नहीं बना सकता बच्चा। हाँ, स्पीड आगे पीछे हो सकती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। तो फिलहाल आंसर जो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा मीडिया, तीसरा स्कूल, चौथा है समकक्षी। बोलो जल्दी कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जोर से बोलो। हाँ चलो, चलिए बहुत बढ़िया, 1500 लाइक हमारे हो गए हैं भाई। एक लाइक कम है 1500 में, जल्दी करके आओ पूरा। कौन करेगा जल्दी, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाओ। कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 लाइक करेगा? इसने बोला सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कौन सी नहीं है, तो जो प्राथमिक है वो द्वितीय नहीं हो सकती। तो प्राथमिक कौन सी है? प्राथमिक परिवार होती है, परिवार ही प्रथम संस्था है आपकी। सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? माता पिता से। सामाजिकरण की शुरुआत यानी समाज में कैसे रहेंगे आप, ये चीज़ें कौन सिखाता है? सामाजिक विकास कौन कराएगा? भाई बच्चा पैदा हुआ तो घर में पैदा हुआ है, भले हॉस्पिटल में पैदा हो गया, आया तो घर में ही है, सीखेगा कहाँ से सारी चीज़ें? 24 घंटे तो घर में ही है। तो घर में यानी परिवार से ही सामाजिकरण की स्टार्ट होगा।
6 साल की उम्र के बाद द्वितीयक सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा बाहर जाने लगता है, स्कूल जाएगा, बच्चा पड़ोस में जाएगा, दोस्त बनाएगा। तो मीडिया भी आपका सेकेंडरी है, यानी द्वितीयक है, स्कूल भी द्वितीयक है, और आपके दोस्त भी द्वितीयक में ही आते हैं। सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, केवल एक को छोड़ के, और वो है परिवार। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताएंगे कमेंट में जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। हाँ जी, सर जी डीएलएड करेगा वो दोनों पेपर दे सकता है? हाँ, डीएलएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। चलो तुरंत लिखते रहो अपना अपना आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या बात है। आप भी इंटेलिजेंट होने लग गए हो अब, रोज रोज क्लास करके, है ना। गारंटी बैच वाले बच्चे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कुछ ये। कोई बात नहीं, लगातार अगर पढ़ाई करोगे तो सब इंटेलिजेंट हो जाओगे। सीटेट में टॉपर ऐसे टीचर एकेडमी के बच्चे ही बनेंगे, टेंशन ना लो, बस आप लगातार पढ़ाई करते रहो। अब इसने बोला किस चरण में बच्चे केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं? वस्तु, जो चीज़ सामने रखी है, वस्तु तो वही होगी ना जो सामने रखी है। यहाँ पानी की बोतल, गिलास, पेन, मोबाइल, ये सब चीज़ें मूर्त हैं, ये सब चीज़ें मूर्त हैं जो सामने अवेलेबल हैं। जबकि वो प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन नहीं कर पाता। प्रतिज्ञाप्तिक का मतलब होता है अमूर्त, जो चीज़ यहाँ है नहीं अवेलेबल, तो उसके बारे में तो सक्षम, एक मिनट, बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम है, सॉरी, इसको भी कर पा रहा है। अमूर्त तो ठीक लिखा था मैंने, अमूर्त तो ठीक लिखा है, अमूर्त चिंतन करने में भी सक्षम हो गया, यानी वो वस्तुओं के बारे में भी कर रहा है, उसके आगे की भी चीज़ें सीख ली उसने, तो इसका मतलब वो 4th स्टेज में चला गया, अमूर्त चिंतन करना भी सीख चुका है। अगर केवल मूर्त चीज़ों के बारे में ही तर्क कर पाता और अमूर्त नहीं कर पाता तो तीसरे स्टेज में रहता, लेकिन उसने वो भी कर लिया, अमूर्त भी करने लग गया, तो अब वो 4th स्टेज में आ गया है। डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के जो 4 अवस्थाएं हैं उनके गुण लिखे गए हैं हर ऑप्शन में। 4 ही गुण है, देखो ध्यान से, 1 कोमा लगा है, फिर 2 कोमा 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। आपको क्रम बताना है बस, जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं उनका सही क्रम बता दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यही पूछा है इसने, सही क्रम कौन सा है ये बता दो, बस जल्दी बता दो। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और इंपॉर्टेंट तो हद से ज़्यादा है। ये समझ लो कि मूर्त से, मूर्त में ठोस चीज़ें होती हैं, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बढ़िया। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। 1900 लाइक होने वाले हैं, 3 लाइक कम है, जल्दी पूरे करो। कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जिसने नहीं किया तुरंत। गुरु का कहना मानना है ना, तो गुरु कह रहे हैं आपसे लाइक करने को, तो आप लाइक सब करेंगे। गुरु का कहना जो नहीं मानता वो अच्छा बच्चा नहीं होता, जो गुरु का कहना मानता है वो सफल जल्दी होता है। अब देखिए, इसने बोला है सही क्रम बता दो, अब मैं बताता हूं। संवेदी अनुभव पहली अवस्था का गुण है, संवेदी गामक अवस्था का, ठीक है। प्रतिवर्तन्यता यानी पलटावी गुण कौन सी अवस्था में आता है? तीसरी अवस्था में। तो पलटावी गुण तीसरी अवस्था में आता है, तो पहले के बाद तीसरा तो आ नहीं सकता, गलत हो गया। सेकंड में संवेदी अनुभव पहली अवस्था, प्रतीकात्मक चिंतन दूसरी अवस्था में आता है, ठीक बात है। प्रतिवर्तन्यता तीसरी अवस्था में आता है, ये भी ठीक है। परिकल्पना करना बच्चा चौथी अवस्था में सीखता है, ये भी ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपका क्रम सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां प्रतीकात्मक खेल दूसरी अवस्था में आता है, तो दूसरे से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। प्रतिवर्तन्यता तीसरी स्टेज में आता है, तीसरे से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आपका आंसर राइट जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, समझ गए? चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, पहला ऑप्शन है को द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्ची को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, और डी ऑप्शन है बच्ची को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जाएगा? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या बात है, मजा बांध दिया आज आप लोगों ने। 2000 लाइक में हमारा एक ही लाइक कम है, जाओ कौन करके आएगा बताओ जल्दी। कौन है लक्की पर्सन वो जो 2000 वाला लाइक करके आएगा? करो जल्दी।
यहाँ पे चल रहा है ज़्यादातर लोगों का तीसरा ऑप्शन। सर जी जब गुरुजी की ही बात नहीं मानते तो क्या करना चाहिए? जब गुरुजी बात नहीं मानते तो प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। गुरुजी बात नहीं मानते तो प्रार्थना करो। अब देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या करेंगे, यानी आपका संज्ञानात्मक विकास जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाए, बहुत अच्छे से आपका दिमाग की वृद्धि हो, तो अनुबंधन तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि भैया अनुबंधन जो होता है वो तो व्यवहारवाद है, यानी बाह्य विप्रेरणा पर डिपेंड करता है। जो व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं जैसे कि थॉर्नडाइक, जैसे कि पेवलव, स्किनर, ये लोग व्यवहारवादी हैं। लेकिन जीन पियाजे जो हैं वो रचनावादी है, लर्निंग बाय डूइंग को मानते हैं। हर कार्य के लिए पुरस्कार देंगे, पुरस्कार देना भी बाह्य विप्रेरणा है, पुरस्कार भी निगेटिव वर्ड है। ये तो आप रट लो, अनुबंधन, पुरस्कार, दंड और पुनर्बलन, ये निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे आपके हमेशा, ठीक है, इनको काटना है हमेशा। सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराओ, ये आंसर राइट होगा, क्योंकि सक्रिय अन्वेषण से ही लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है, यानी बच्चा करके चीज़ों को सीखेगा। तो आंसर राइट होगा सी ऑप्शन। बार बार वेधन करना भी, जहाँ पे भी वेधन शब्द आ जाए इसका मीनिंग होता है रटना, और रटना कैसा होता है, गलत बात होती है। रट के अच्छा नहीं सीखा जाता, करके यानी समझ के सीखा जाता है। तो आंसर जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी, बताते रहो कमेंट में भैया। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि खाली टाइम खोटी करना है, मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। एक भी शब्द ऐसा लगे जो समझ नहीं आ रहा दोबारा बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, समझ में आ रहा है, सही लग रही है क्लास? हाँ जी, जल्दी बोलते रहो। नैतिक विकास के कॉलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है पूर्व संचालन स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर, और चौथा ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? हाँ जी, डी टेट फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं एग्ज़ाम? हाँ दे सकते हैं। सर आप डेली स्वेटर चेंज करते हैं? अरे नहीं भाई, मेरे पास इतने थोड़ी हैं कि मैं डेली चेंज करता रहूँगा। वो 2-3 दिन में एक बार तो भाई कुछ तो नया पहनना पड़ेगा, मतलब रोज़ एक ही पहनेंगे तो अच्छा थोड़ी रहता है ना। तो एक दिन ये वाला पहन लिया, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। अब ये थोड़ी मेरे पास 100 है कि मैं रोज़ अलग अलग पहनता रहूँगा, इतना अमीर नहीं हूँ मैं, है ना, आप जैसा ही हूँ, ज़्यादा ना सोचो। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला कोलबर्ग के कौन से स्तर पर, अब स्तर कितने हैं? स्तर तो 3 है लेकिन चरण 6 हैं, और हमें बिना चरण के बात समझ में नहीं आती, क्योंकि विशेषताएं जितनी होती हैं वो चरणों के अंदर ही समाहित है, अवस्थाओं के अंदर नहीं है। चरण समझना पड़ेगा, कौन से चरण। इसने बोला किसी भी काम का या नियम का पालन हम तब करेंगे जब उसका परिणाम हमें पता चलेगा। परिणाम वाली बात कौन से स्तर में आती है? मैंने अभी 3 दिन पहले ही आपको नैतिक सिद्धांत पढ़ाया है कोलबर्ग का, उसमें बताया था। परिणाम वाली बात आती है 5th चरण में, और 5th चरण का नाम क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या नाम है भाई साहब? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात 5वां चरण किस में आता है? उत्तर पारंपरिक अवस्था में, 5वां और 6ठा। तो आंसर राइट होगा डी ऑप्शन। देखो ये तो कोई अवस्था होती ही नहीं है, इसको तो हटा दो। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व पारंपरिक में 2 चरण होते हैं, पहला और दूसरा। पारंपरिक में तीसरा और चौथा, और उत्तर पारंपरिक में 5वां और 6ठा चरण। तो इस प्रश्न में जो बात करी गई है वो 5वें चरण की है। 5वें चरण किस में आता है? उत्तर पारंपरिक में। तो यही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो जाके पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के होते हैं इसी एक सिद्धांत से। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाई थी, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? साथियों के साथ सामाजिक संपर्क से, साथियों के साथ प्रतियोगिता से, साथियों से शारीरिक रूप से लड़ाई करके, साथियों का मजाक उड़ाने से। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी लिखो। और हमारे 2400 लाइक होने वाले हैं, 2 लाइक कम है, जल्दी पूरे करो। कमेंट को नीचे करके लाइक करते रहो फटाफट से। हाँ जी, कमेंट भी मस्त आ रहे हैं आपके, एकदम एकदम बढ़िया। आपकी क्लास में तो जब आंसर करते हैं क्वेश्चंस तो काफ़ी सही होते हैं, बट जब PYQ लगाते हैं उसमें थोड़े से कम सही होते हैं। इसका कारण ये होता है, मैंने आपको कई बार बताया भी, इसका कारण ये होता है कि मैं पढ़ता हूँ इसको, और जब मैं पढ़ता हूँ तो आपको समझ में जल्दी आ जाता है प्रश्न, और जब आप किताब से सॉल्व करते हैं तो उसमें आप खुद पढ़ते हैं तो समझ में थोड़ा सा कम आता है शब्दावली, इस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी
आपके अंदर जितनी काबिलियत है उतनी है, आप ये मत सोचो वहाँ काबिलियत कम होगी। अभी जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर और सही होने लग जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से सीखेंगे भाई साहब? सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखेंगे। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये कहते हैं सारे बच्चे मिलजुल के सीखेंगे तो बेस्ट लर्निंग हो जाएगी। प्रतियोगिता करना तो गलत हो गया ना, लड़ाई करना भी गलत हो गया, एक दूसरे की मजाक उड़ाना तब भी आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे का विरोध नहीं करना, एक दूसरे का साथ देना है। तो आपका आंसर राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार पाड़ के क्या मायने हैं? पहला ऑप्शन है वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करने के लिए कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना। दूसरा है वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। तीसरा है वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद देना। और डी है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखो अपना आंसर। जी लिखो जल्दी से। जो डीएलएड करेगा वो 9 to 10 का टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता। डीएलएड वाले केवल कक्षा 8 तक के टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 के और 6 to 8 के बस। 9 to 10 का बनना है तो बीएड करना पड़ेगा आपको। देखो पाड़ के मायने क्या होते हैं? पाड़ जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ही आता है। पाड़ के मतलब होता है कि जब बच्चे को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप बच्चे की मदद करें, लेकिन पूरी तरह से नहीं करनी, आंशिक रूप से करनी है और आपको जो है हिंट के रूप में करनी है। कोई बच्चा सवाल में अटक गया है, उसको थोड़ी सी हेल्प कह दो, ऐसा नहीं कि पूरा सवाल सॉल्व करके दे दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे कि जटिलता को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सरल बना देंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये आपके दिमाग में आ सकता है कि मदद के प्रकार व मात्रा में बदलाव। प्रकार और मात्रा में बदलाव नहीं करना, बस आपको मदद देनी है सीधे सीधे। तो आंसर जो राइट होगा सी ऑप्शन होगा, ना कि बी ऑप्शन। बच्चों को किसी प्रकार की मदद देना, एक हिंट देना, ऐसा नहीं कि मदद में बदलाव करते फिर रहे आप, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती है। दूसरा है बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। तीसरा ऑप्शन है एक रूपी व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन किया जाता है। डी ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र अलचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में लिखेंगे आंसर। जी लिखिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ सर जी, सच में आप पढ़ते हो तो हम ध्यान दे सकते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आंसर जल्दी समझ में आ जाता है। फ़र्क पड़ता कोई बात नहीं, चलो लिखते रहो जल्दी से अपना अपना आंसर। निर्धारित का क्या मतलब होता है? निर्धारित का मतलब होता है फिक्स कर देना या किसी चीज़ का रूल बना देना, और एक और होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, उसको कहते हैं निर्धारित। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। अब देखिए, इसने बोला प्रगतिशील कक्षा में सीखने सिखाने के मूल्यांकन केवल साल के अंत में होगा, तो यह तो गलत बात हो गई। केवल साल के अंत में परीक्षा लोगे तो सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा, और साल के अंत में जो परीक्षा होती है इसको हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन आपका निगेटिव वर्ड है। क्यों है निगेटिव? क्योंकि साल के अंत में परीक्षा लोगे, सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा, बच्चा अगर फेल हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे का साल बर्बाद। इसलिए आपको समय समय पर मूल्यांकन करना है, यानी पूरे साल भर लगातार मूल्यांकन करते रहना है, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। पूरे साल भर लगातार मूल्यांकन करोगे तो आपको फीडबैक पता चलता रहेगा। 10 दिन का मूल्यांकन भी कर लिया, पता चल जाएगा इसमें क्या कमी रहेगी, उसको आगे सुधार सकते हो। अगर बीच बीच में मूल्यांकन नहीं करोगे तो सुधारने का मौका खत्म। बच्चे का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है, यह आंसर आपका राइट जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में ही बाल केंद्रित शिक्षा आती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों का सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही प्राथमिक हैं, और बच्चों के अकॉर्डिंग ही आप जो भी पढ़ाएंगे बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। और टीचर विश्वास भी रखेगा भाई बच्चों में कि हम बच्चे को सिखा देंगे या बच्चे की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एक रूपी पाठ्यचर्या आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कक्षा विभिन्नता वाली कक्षा है, आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है, तो बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, एक जैसी पाठ्यचर्या हर किसी को नहीं पढ़ा सकते। दृष्टिबाधित बच्चे को जो कंटेंट पढ़ाएंगे वही सेम कंटेंट आप नॉर्मल बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उसको अलग पढ़ाना पड़ेगा, है ना। शिक्षा शास्त्र जो है वो शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी शिक्षा शास्त्र का मतलब है टीचिंग मैथडोलॉजी, जो आपके पढ़ाने के तरीके हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग रहेंगे, ना कि शिक्षक के अकॉर्डिंग। तो आंसर फिलहाल के लिए यहाँ पर सही हो जाता है
सेकंड ऑप्शन। क्लियर भाई? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उच्च खाली स्थान वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पहाड़ के प्रकारों का वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि, दूसरा है भाषाई बुद्धि, तीसरा है संगीत संबंधी बुद्धि और डी ऑप्शन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 2500 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई, 2 लाइक बचे हैं केवल और केवल। तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो, जिसने नहीं किया। कौन करेगा बताओ 2500 लाइक पूरा? हाँ जी, देखिए इसने बोला कौन सी प्रकार के व्यक्ति में प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों, पौधों, प्रजातियों, चट्टानों आदि के बारे में वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। तो ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, प्रजाति हैं और चट्टान, पहाड़, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है? नेचर यानी प्रकृति से। प्रकृति के बारे में जिस आदमी के अंदर नॉलेज है उसके अंदर बुद्धि भी कौन सी होगी? प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भाषाई बुद्धि जिसके अंदर भाषा अच्छी होगी, लेखक वगैरह के अंदर होती है, कहानी कहने वाला आदमी, भाषण देने वाला आदमी। संगीत जो सिंगर होते हैं। इंट्रापर्सनल जो इमोशंस के बारे में ज़्यादा समझता है, भावनाओं को, अपनी भावनाएं भी और दूसरे के सामने वाले भावनाओं को भी। किसी भी आदमी से मिलते हैं आप तो उसको देख कर ही समझ में आ जाता है कि ये आदमी दुखी है या खुश है या इसके मन में क्या चल रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यह वाक्य स्त्रियों, पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है जेंडर एक आनुवंशिक संरचना है, दूसरा ऑप्शन है जेंडर एक भौतिक संरचना है, तीसरा ऑप्शन है जेंडर एक सामाजिक संरचना है और डी ऑप्शन है जेंडर वंशानुगत संरचना है। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे भाई अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत तुरंत लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर सब लोग। एसएसटी की क्लास कब होगी? एसएसटी की हुई तो थी आज दिन में, आपको पता नहीं चला? अब डेली 5 बजे, शाम को 5 बजे एसएसटी की क्लास होती है भाई, ठीक है? और 7 बजे शाम को सीडीपी की क्लास होती है और हिंदी की क्लास होती है। शाम को मेरी क्लास होती है और 5 बजे आज भी हुई थी एसएसटी क्लास, जिसने नहीं देखी जाके देखो चैनल पे। और कल भी 5 बजे लाइव आना है आपको। अब डेली 5 बजे एक क्लास हुआ करेगी आपकी। देखिए ये बात जो हम कह रहे हैं ना जेंडर की संरचना के बारे में, तो जेंडर के बारे में ही है खाली प्रश्न आपका कि जेंडर आनुवंशिक संरचना है, भौतिक संरचना है, सामाजिक है, कैसी है? तो हम इसको कहेंगे कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। आप लोगों ने कौन सा आंसर दिया था? कुछ लोगों ने पहला ऑप्शन ज़रूर दिया है ना? हाँ दिख गया, क्योंकि दिमाग में हमारे यही आता है एक्चुअल में कि जेंडर का मतलब तो लिंग है ना, कि हम लड़का हैं या लड़की हैं, तो वो तो आनुवांशिक रूप से ही आई है, यानी जन्मजात है, वो तो पैदा होने के साथ। एक्चुअल में जेंडर जो है उस चीज़ को नहीं कहते हम कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, उसको जेंडर नहीं कहते। मेल फीमेल जो है वो तो आप एक तरह से लिंग है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा जाएगा, ये बायोलॉजिकल है। जेंडर का मतलब होता है इस दुनिया में आपकी भूमिका क्या है। आप लड़की हैं तो लड़की के अकॉर्डिंग आपको इस दुनिया में कैसे बिहेव करना है, लड़का है तो लड़के की क्या जिम्मेदारियां हैं, उस चीज़ को जेंडर कहते हैं। तो ये जो भूमिका बनाई है जेंडर की, ये समाज ने बनाई है, ये पहले से पैदा होते ही नहीं है। आपको पैदा होते ही थोड़ी पता है कि आप क्या करेंगे, समाज तय करता है, इसलिए इसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा आपका। और ये आगे से भी याद रखना कि ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट में, तो इसके आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कथन ए आपका, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वयन करने पर बल देना चाहिए। और तर्क है स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब आप बताएंगे ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? दोनों सही है या दोनों गलत या एक सही एक गलत, जो आपको लगे अपना आंसर देंगे आप। जी लिखिए जल्दी से अपना अपना आंसर। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी एक छोटी बेटी है, मैं अपना 100% नहीं दे पाती हूँ, प्लीज़ कुछ टिप्स और ट्रिक्स दीजिए। अच्छा ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा,
क्योंकि अभी मैं बहुत लंबी बातें तो इस टॉपिक पे नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल ये है कि आप कम से कम क्लासेस तो रेगुलर करो। चलिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। और जो न्यू स्टूडेंट है भाई, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो एक चीज़ नोट कर लो, क्या सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है वो ऑल पे क्लिक है आपका या बिना ऑल पे है? क्योंकि कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर क्लास का नोटिफिकेशन मैसेज तभी जाएगा जब आपका बेल आइकन ऑल पे क्लिक होगा, तो उसको ध्यान से देख लेना। देखो, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल का व कार्यान्वयन करने पर बल देना चाहिए, ये बात आपकी निगेटिव है, क्योंकि मानकीकृत पाठ्यचर्या ही निगेटिव है। मानकीकृत का मतलब ये हुआ कि सभी बच्चों को एक जैसी पाठ्यचर्या पढ़ा रहे हो, जबकि बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, बच्चों की क्षमता अलग अलग है। कोई बच्चा ऑटिज्म है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई हाई बुद्धिलब्धि का है। सब एक जैसा नहीं सीखेंगे, सबके लिए थोड़ा बहुत अलग करना पड़ेगा आपको। स्कूलों में बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नता को स्वीकारने के बजाय आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो प्रयास करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात प्रयास करेंगे तब भी हटा नहीं पाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो बच्चे का बाप भी नहीं हटा सकता, तो तुम किस खेत की मूली हो। एक बाप के दो बेटे एक जैसे नहीं होते, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है ना। तो तुम क्या हटाओगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को? व्यक्ति की विभिन्नता नेचुरल चीज़ है, उसको कोई नहीं हटा सकता। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषता है, तो उसको तुम मिटा नहीं सकते, केवल उसको एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग करो, बस बात खत्म। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझे बात? दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए भाई। पहला ऑप्शन है बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए। दूसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। सी ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। और डी है यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा? चलिए लिखेंगे तुरंत अपना आंसर आप लोग। हाँ जी, लिखो जल्दी से। सर मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, आपको दिल से प्रणाम, नीरज कुमार। अरे नीरज जी, तुमने तो डीपी भी मेरी लगा रखी है। हाँ, मेरा फ़ोटो ही चुरा लिया आपने। हाँ चलो कोई बात नहीं। हमारी ड्यूटी एसआईआर में लगी है तो समय नहीं मिलता है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन देखो समय तो निकालना पड़ेगा, चाहे आप रात में पढ़ाई करो, फिर थोड़ा तो ड्यूटी से बच के थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, भविष्य की बात है। देखो, मूल्यांकन क्यों नहीं करना, आपको ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं करना। तो पहला ऑप्शन तो आपका है कि बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना, ये तो अच्छी बात है, इसलिए तो करते ही हैं, है ना भाई। हम मूल्यांकन इसीलिए तो करते हैं ताकि बच्चे की तैयारी पता चले, ताकि हम उसमें और अच्छे से बेहतर सुधार कर सकें, ये तो पॉजिटिव हुआ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार होता है मूल्यांकन से, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, ये गलत है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए मूल्यांकन नहीं करते कि बच्चों को आपस में लड़वाएं, ये समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो इससे मूल्यांकन से हमें यह भी पता चलता है कि बच्चे को कितनी चीज़ आती है, कितनी नहीं आती, ये भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन आपका निगेटिव था, इसने निगेटिव ही आपसे पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए भाई बात को? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सबको क्लास समझ में आ रही है बढ़िया करके, या किसी को कोई दिक्कत है। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, एक बार फीडबैक दे दो जल्दी से। अब अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है केवल शैक्षिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। और डी ऑप्शन है केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो बताएंगे आप कमेंट में जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका। वेरी नाइस क्लास सर जी। यस सर, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, बहुत अच्छा है क्लास, बहुत बढ़िया। चलो फिर सब लोग लिखते रहो जल्दी से अपना अपना आंसर, और लाइक भी करते रहो, क्योंकि अभी आधे ही बच्चों ने लाइक किया है। क्यों इतने सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे भाई? कहाँ छुप के बैठे हो? हाँ, देख लो, जल्दी से कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरह। देखिए, इसने बोला है कि छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देने और स्वयं के अध्यापन पर मनन करने, यानी जो टीचर है, टीचर बच्चों की लर्निंग का भी फीडबैक ले और अपने टीचिंग स्टाइल को भी देखे एक बार कि कहीं मेरे स्टाइल में तो कोई कमी नहीं रह रही। तो उसके लिए कौन सा मूल्यांकन करना पड़ेगा? योगात्मक तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि योगात्मक
साल के अंत में एक ही बार होता है। अब जब साल के अंत में मूल्यांकन करोगे तो फिर सुधार करने का तो मौका ही नहीं बचा ना, बच्चा फेल हो गया, आपका काम खत्म। तो ना तो आप अपने टीचिंग में सुधार कर सकते हैं ना बच्चे की लर्निंग में। आपको क्या करना है, आपको करना है रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन होता है जो पूरे साल भर लगातार चलता है, पूरे साल लगातार चलता है। इससे आप हर हफ्ते भी मूल्यांकन, हर हफ्ते भी फीडबैक दे सकते हैं बच्चे को, हर रोज़ भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे अभी कोई चैप्टर पढ़ाया, तुरंत उसके बाद में उसका फीडबैक ले लो कि समझ में आ गई सब चीज़ें, बच्चे पूछेंगे, बच्चे बताएंगे आपको कि ये वाली चीज़ रह गई है, तुरंत मूल्यांकन कर लो, उसमें कितनी देर लग रही है। हफ्ते वाला भी करो, महीने वाला भी करो, तो ताकि उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कहाँ फीडबैक, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और आपकी टीचिंग में भी सुधार उसी से हो जाएगा। केवल शैक्षिक पहलू का नहीं करते आप मूल्यांकन, क्योंकि हम सतत के साथ साथ समग्र मूल्यांकन भी करते हैं, यानी सारे ही पहलुओं का। बच्चे के शारीरिक विकास का भी करते हैं, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का सामाजिक विकास कैसा है, सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। केवल पेपर पेंसिल परीक्षा भी नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। कुछ दृष्टिबाधित बच्चे भी होंगे जो लिखित परीक्षा नहीं दे सकते आपको, कुछ डिस्ग्राफिया वाले बच्चे होंगे जो लिखित परीक्षा नहीं दे सकते। तो आपको मूल्यांकन भी विभिन्न प्रकार से करना पड़ेगा, केवल एक तरीके से नहीं कर सकते। क्लियर? आंसर राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? बोलो जल्दी से हाँ जी। मुझे फर्स्ट टाइम से ही आपका टीचिंग मेथड इतना पसंद है, सब कुछ सीधा सीधा समझ में आ जाता है। मैं हमेशा आपके चैनल को फॉरवर्ड करती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। फॉरवर्ड ऐसे ही करते रहो, आप अपने दोस्तों को, अपने साथ वालों को बताओ, क्योंकि देखो वैसे भी अच्छे चैनल बड़े कम मिलते हैं, है ना। अच्छी नॉलेज मिलना, अच्छा कंटेंट मिलना बहुत बेस्ट, जो आपको सही गाइडेंस भी दे। तो इसलिए अगर आपको अच्छा चैनल मिलता है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको आगे दूसरों को, अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी स्कूल की स्थापना में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है बहिष्करण पर सवाल उठाना, दूसरा है नामीकरण को अपनाना, तीसरा है पृथक्करण का पुष्टिकरण, और डी ऑप्शन है दोषारोपण का प्रोत्साहन। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। एसएसटी पेडागोजी भी करवाइए, 5 बजे करवाएंगे एसएसटी पेडागोजी। चलो हमारे 3000 लाइक कंप्लीट हो गए हैं, 1 लाइक बचा है। कौन करेगा 3000 वाला लाइक, जल्दी बताओ, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो। कौन है वो लक्की पर्सन जो 3000 वाला लाइक करेगा? अब देखो, इसने बोला समावेशी स्कूल की स्थापना में क्या चीज़ आएगी इनमें से? दोषारोपण आ सकता है क्या? नहीं। दोषारोपण का मतलब होता है किसी भी आदमी पे इल्ज़ाम लगाना, ये तो बेकार है, इससे तो कतई साले से कुछ भी याद नहीं होता, इससे इससे तो लिखा भी नहीं जाता ठीक से, ज़बरदस्ती कमियां निकालते रहते हो, ये बहुत गलत तरीका है। पृथक्करण का मतलब हो गया आप बच्चों को बंटवारा कर रहे हो, तो समावेशी कक्षा में तो ये नहीं कर सकते। नामीकरण यानी बच्चों को नाम दे रहे हो अलग अलग प्रकार के, ये लंगड़े बच्चे हैं, ये बुद्धू बच्चे हैं, ये अंधे बच्चे हैं, ये बिल्कुल आपके लिए कतई मना है, ऐसा नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो एक ही चीज़ है हमारे पास कि बहिष्करण पर सवाल उठाना। बहिष्करण क्या है? बच्चों को एडमिशन लेने से मना करना या बच्चों को इग्नोर करना। तो इग्नोर करने पर सवाल उठाती है समावेशी शिक्षा। जैसे अगर कोई स्कूल निम्न जाति के बच्चों को बहिष्करण करता है कि तुम स्कूल में नहीं आ सकते, तो समावेशी स्कूल, समावेशी शिक्षा आके सवाल उठा देगी, बहिष्करण क्यों कर रहे हो, तुम्हें सबको एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी समावेशी शिक्षा बहिष्करण नहीं करने देती, वो उस बहिष्करण पर सवाल उठा देती है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। समझ गए बात को? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। सी ऑप्शन है ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती। और फोर्थ ऑप्शन है ये बच्चे बेवकूफ़ हैं और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। चलो जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर सब लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर आप डेली क्लास करते रहे ना तो सीटेट पास करा दूंगा आपका 100%, बल्कि ये समझो कि टॉपर बना दूंगा सीटेट में। बस आपको डेली कितने बजे लाइव आना है? शाम 7 बजे डेली लाइव आना है, डेली, और लेट नहीं होना बिल्कुल भी।
7 बजे लाइव आ जाया करो, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसमें क्या बोला है। जब मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे या फिर हम कहें पिछड़े बच्चे, या हम कहें कि गरीब बच्चे, निम्न जाति के बच्चे, तो हमें एक ही बात दिमाग में रखनी है, समावेशी शिक्षा का प्रश्न है और समावेशी शिक्षा के अनुसार ही आंसर देना है, जिसमें सभी की इज्जत की जाती है, सभी बच्चों का फायदा होता है, सभी बच्चों के सामाजिक संदर्भ को शामिल किया जाता है, सभी की मातृभाषाओं को शामिल किया जाता है, तो सभी का फायदा हो ऐसे प्रश्न को चुनते हैं। अब देखिएगा, इन बच्चों पर दया करनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है दया करने की, क्योंकि दया करना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। टीचर को सभी बच्चों को बराबर समझना है। अगर किसी एक बच्चे पे आप दया करेंगे तो उस बच्चे को क्या लगेगा, मैं बाकी बच्चे से अलग हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बाकी बच्चों से अलग मुझे ट्रीट किया जा रहा है ना, तो वो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, और बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को देखो, सबसे पहले तो यही वर्ड हमें खुश कर देता है जब बात आती है प्रत्येक बच्चा, मतलब सब बच्चों की बात होगी। अब प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक संदर्भ कुछ भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी भी धर्म से आ रहे हैं, किसी भी जाति से, आपको सभी को स्वीकार करना है। यही आंसर आपका राइट होगा। ऐसे बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है। ये बच्चे बेवकूफ़ हैं, ये तो पाप है अगर ये कहोगे आप ऐसा आप किसी को कह ही नहीं सकते, मतलब ये है। तो सेकंड ऑप्शन है जो समावेशी शिक्षा के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है आपका। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई होती है, जैसे नमन और मनन में, कलम और कतल में, तो ये किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? पहला ऑप्शन है आपका लेखन वैकल्य, दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा है भाषा वैकल्य और डी ऑप्शन है पठन वैकल्य। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर जी। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला आपसे कि एक बच्चे को कई शब्दों को में आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। अब अंतर करने में कठिनाई का मतलब क्या हो गया, और शब्दों में, तो एक जैसे जो शब्द हैं, जैसे नमन और मनन एक जैसा है, उसी प्रकार से वाज और सा एक जैसा है ना। दियर और देयर एक जैसा है, दियर और देयर। तो ये क्या है, एक्चुअल में पढ़ने में दिक्कत है, और पढ़ने में दिक्कत का मतलब हो गया आपका डिसलेक्सिया, जिसको हम कहते हैं पठन वैकल्य। लेखन वैकल्य में या डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत आती, उसने बोला शब्दों को समझने में दिक्कत आ रही है, उसने लेखन की बात ही नहीं करी। तो आंसर जो राइट जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा, पठन वैकल्य, या हम इसको कह सकते हैं डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्र प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन होंगे? पहला ऑप्शन है शिक्षिका के पास बैठने की अनुमति देना, दूसरा है परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना, तीसरा है व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। जो पॉजिटिव होंगे उनको चुन करके उस हिसाब से अपना आंसर देंगे आप। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना क्लास में भाई, पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, बताओ। बहुत बढ़िया। देखिए, इसने बोला ऐसे बच्चे जिनको कम सुनाई देता है। अब बच्चे को आती है थोड़ी सी आवाज़ कम, तो क्या करेंगे, शिक्षिका के पास बिठा दो उसको। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लास में अगर वो बच्चा पीछे बैठेगा, उसको कम सुनाई देती है, टीचर जो बोल रही है वो आवाज़ नहीं जाएगी उसको। पास बैठा रहेगा तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे टीचर की जो आवाज़ है वो बच्चे तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़, परिवेश के बैकग्राउंड में अगर कोई शोर हो रहा है तो उसको कम करो। जैसे क्लास है, क्लास के बाहर अगर कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, क्लास के बाहर कोई गाने बज रहे हैं, तो उसको बंद करवाओ ताकि उसको साफ आवाज़ जाए, क्योंकि अगर हल्ला होता है तो हमें ही कम आवाज़ आती है, उसको तो पहले से ही कम आती है। तो इसलिए पृष्ठभूमि में जो बैकग्राउंड में शोर हो रहा है उसको कम करवा दो। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग। ये गलत है, क्योंकि व्याख्यान में टोटली बोला ही जाता है, लिखित में कुछ भी नहीं मिलता। व्याख्यान में सारी बातें बोल 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 के बताएगा टीचर, तो उसको दिक्कत आ जाएगी समझने में।
अगर आप बोलने के साथ साथ पीपीटी पे समझाएंगे या बोर्ड पे लिख के भी समझाएंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे, विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो, ये इसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें लिखी गई हैं, आलेख का मतलब है डिज़ाइन बनाना, और संकल्पनात्मक चित्रण भी कि आपका ग्राफ बने हुए हैं, पेपर पे कुछ लिखा है पीपीटी के माध्यम से, तो छपी हुई चीज़ें बच्चा पढ़ लेगा, उसको सुनाई कम आती है, दिखाई तो पूरा देता है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये आंसर आपका राइट होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आजकल ये डिसेबिलिटी वाले प्रश्न जो है ना, ये ट्रेंडिंग में हैं। जितने भी ये प्रश्न आएंगे, ये इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम सुनाई देने वाला बच्चा, दृष्टिबाधित बच्चा, ऑटिज्म बच्चा, एडीएचडी बच्चा, ये प्रश्न इतने भर भर के आ रहे हैं आजकल सीटेट में बेहिसाब। तो इन प्रश्नों पे खासकर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि गलती भी हो जाती है कई बार, तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आप गलती ना करें। अब अगला प्रश्न क्या है, शिक्षक को खाली स्थान प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। खाली स्थान में क्या आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा को बजाय बाह्य अभिप्रेरणा के, या प्रतिस्पर्धा को बजाय सहयोग के। तो दो ही आपके देखिए यहाँ पे, विफलता स्वीकार्य लक्ष्य को, एक यहाँ पे आप डंडा लगा दो, विफलता परिहार लक्ष्य। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास और दो ही खाली स्थान है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका आएगा फिट। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर, और लाइक भी करते रहो भाई। हमारे 34 तो लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, 4 लाइक बचे हैं 3400 में। तो एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जरा सब लोग, जिसने नहीं किया तुरंत लाइक कर दो अच्छे बच्चों की तरह। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए इसने बोला शिक्षकों को किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है, आंतरिक अभिप्रेरणा को बजाय बाह्य अभिप्रेरणा के। आपका सबका आंसर राइट आया है, खुशी हो गई, मन खुश हो गया देख के कि आप लोग जो है लेवल अप कर रहे हो और अब आप बहुत बढ़िया आंसर करने लग गए हो। तो ऐसे डेली डेली बढ़ा, आपके लेवल में जो सुधार आएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब फिर एग्ज़ाम में तो फोड़ के आओगे आप। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाएंगे, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा लॉन्ग टर्म चलती है, बाह्य अभिप्रेरणा थोड़ी देर की होती है। किसी ने कुछ दे दिया आपको इनाम, आपने काम कर दिया, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, जब वो तारीफ नहीं करेगा फिर दुखी हो गए। आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगी ना, मन में खुशी रहेगी, तो आप सारे काम करोगे, कोई कुछ बोले ना बोले आपको मतलब नहीं। प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये गलत चीज़ है। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य वो हैं जो दिखावा करने के लिए होते हैं सिर्फ। जैसे कुछ लोग किस्तों पर, लोन पर कार निकाल लेते हैं, घर में खड़ी करने की जगह नहीं है, सड़क पे खड़ी कर रखी है, लेकिन पड़ोसी को जलाना है, खुद अंदर घर में सूखी रोटी खा रहे, खाने को पैसे नहीं, कार निकाल के खड़ी कर दी। तो ये मूर्खता वाला काम है ना। आप अपने आंतरिक रूप से खुश रहो। आप घर के अंदर परिवार के साथ बैठ के बढ़िया भोजन करते हैं, खा पी रहे हैं, अच्छा, सारे रिश्ते बढ़िया हैं, बेटा बाप से प्यार करता है, बेटी माँ से प्यार करती है, और बाप और माँ तो करते ही हैं दोनों आपस में, वो तो हमेशा से करते आ रहे थे, तभी आप हुए, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बजाय ये कि पड़ोसी क्या देख रहा है आपका, पड़ोसियों को क्यों दिखा रहे हो। बाह्य अभिप्रेरणा नहीं चलेगी यहाँ पे। विफलता भी नहीं करनी आपको कि फेलियर को स्वीकार, मैं गरीब हूँ, हाँ ठीक है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा, हमने मान लिया कि हम गरीब हैं। अरे ये भी नहीं करना कि मैं फेल हो गया। तो कई बार हम ये ऐसा सोचते हैं ना, हाँ हो जाऊँगा मैं फेल, तुझे क्या। बाप भी कह रहा अरे बेटे फेल हो जाएगा, पढ़ ले, हाँ हो जाऊँगा तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा फेल होने से। तो ये भी तरीका गलत है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा फेल होने से, फ़र्क पड़ना भी ज़रूरी है ना। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो पहला ऑप्शन है ऊब, दूसरा है आनंद, तीसरा खुशी और चौथा है गर्व। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और नए स्टूडेंट जितने भी हैं भाई, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते रहना, तभी आगे वाली क्लासेस मिलेंगी आने वाली। अभी कंप्लीट कोर्स करना है आपको, सीटेट की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो चैनल सब्सक्राइब रखो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को ऑन कर दो। इसने बोला है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लर्निंग में बाधा बनेगी। तो अगर आप गर्व कर रहे हैं अपने ऊपर, तो इससे आपकी बाधा थोड़ी बनेगी, तो अच्छी चीज़ है। आप खुश हैं तब भी आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तब भी लर्निंग अच्छी होगी।
लेकिन अगर आप बोर हो रहे हैं, आपको पढ़ाई में बोरियत आ रही है, मरी आ रही है, जान निकल रही है ना, अबे यार अब फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आप ज़िंदगी में पास नहीं हो सकते। अगर आपको ऊब आ रही है तो ये रुकावट है आपकी लर्निंग में, है ना, तो ये नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ऊब आ रही है तो क्या करेंगे, उठो, जाओ आराम से शीशे के सामने खड़े होके और आंखों में आंखें डाल के और ये वाला हाथ उठाना है और अपने गाल पे जोर से तमाचा मारना है, सारी नींद खुल जाएगी, वापस आ जाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, पहला ऑप्शन है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, दूसरा है मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है, तीसरा है महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं, और डी है सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, चलो लिखो जल्दी से। हाँ जी लिखो जल्दी से। बहुत बढ़िया, हमारे 3500 लाइक आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, एक लाइक कम है 3500 में, तो बताओ कौन करेगा 3500 वाला लाइक कंप्लीट। कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक बटन दबाओ, कौन है वो लक्की पर्सन जो करेगा 3500 वाला लाइक कंप्लीट आज। और लगातार बने रहो, अगर आपने डेली 15-20 दिन भी लगातार क्लास कर लेना 7 बजे की, हीरो बन जाओगे, हीरो। सीटेट तो आपका चुटकियों में निकलेगा। देखो, विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, ऐसे विद्यार्थी, अधिगम असहायता होती क्या है, सीखी हुई बेचारगी, यानी कई बार आप सीख सीख के बिल्कुल लुल हो जाते हैं, यानी आप हो जाते हैं क्या, बिल्कुल आलसी, बकवास। जैसे कई बार हम कोई काम करना शुरू करते हैं, जैसे अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट करूँ मैं पहला सवाल करूँगा, मुझसे हो गया मान लो, दूसरा करूँगा नहीं हुआ, मैं घबरा गया, फिर मैंने तीसरा सवाल करा फिर नहीं हुआ, चौथा करा नहीं हो रहा, तो मैंने क्या, अरे यार ये साला मैथ मेरी समझ में आता ही नहीं है, छोड़ ये रखी किताब, मुझे मैथ सीखना ही नहीं है। आपने क्या मान ली, हार मान ली कि अब मुझसे ये नहीं हो सकता। तो वही सिचुएशन जिस समय आप हार मान लेते हैं उसी को हम कहते हैं अधिगम असहायता। उस हार मान लेने को ही अधिगम असहायता कहते हैं। अब इस प्रकार का प्राणी क्या मानेगा कि मेरी क्षमता स्थिर है, यानी मैं अपनी क्षमता कभी नहीं बढ़ा सकता, वो ये मान के बैठ जाएगा कि मैं तो अरे यार मेरे बस की नहीं है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की नहीं है, अब मेरा छोटा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ता है, उसे पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे बस में आई नहीं भाई पढ़ाई, इसलिए मैंने छोड़ दी। साले तेरे बस में नहीं आई, तू हरामी था बचपन में इसलिए तेरे बस में नहीं आई, तू कंचे खेलता था, तू जो है क्रिकेट खेलने निकल जाता था इसलिए बस में नहीं आई। एक बाप के दोनों बेटे हैं तो एक बुद्धू और दूसरा इंटेलिजेंट नहीं होता, सच बता रहा हूँ, दोनों में बराबर दिमाग होता है, बस वातावरण का फ़र्क हो जाता है, एक को सही वातावरण मिल जाता है, दूसरा दोस्तों में जाके संगत खराब कर लेता है, और कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंस दोनों में बराबर था बचपन में, वो बड़े होने के बाद समाज ने खराब कर दिया। मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले बच्चे मानते हैं। महारत उन्मुख, ये भी आंतरिक। सीखने उन्मुख, ये भी आंतरिक। ये है सबसे बेकार आदमी जो ये मान के बैठ गया कि क्षमता स्थिर है हमारी, बढ़ नहीं सकती। चलो अगले प्रश्न को क्या कहते हैं देखिए। अगला प्रश्न है, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है भाई, कि वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक याद करने के कितने अवसर प्रदान करता है। तीसरा है सीखने को सुसाधित करने के लिए उसे किस तरह की सजा दी जाती है। और डी ऑप्शन है कार्यों को पूरा करने के लिए उसे किस विभिन्न प्रकार के भौतिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, आपका लिखेंगे अपना आंसर। जी लिखिए तुरंत अपना अपना आंसर। सर जी हमें सीटेट का बैच परचेज़ करना है, प्लीज़ बताइए हम कैसे परचेज़ करें। आरोही, आपको बैच के लिए कॉल करनी होगी, नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए थे सुबह शुरू में ही क्लास के। एक बार चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉल कर लो बस, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट से। हो गया डन, ठीक है, कॉल कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसने बोला बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे लागू करता है, कुल मिला के है लर्निंग है। यानी आपकी लर्निंग कितनी बेस्ट होगी ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो हमारी लर्निंग वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया पर डिपेंड करेंगे। हाँ मुझे पहला ऑप्शन सही अभी पॉजिटिव लगा, बाकी नीचे के भी देखते हैं।
शिक्षक याद करने के लिए कहेगा तो आपकी लर्निंग बेस्ट नहीं होगी, याद करने से बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग नहीं होती। सज़ा देने से बहुत अच्छी लर्निंग नहीं होगी, गलत हो जाएगा। कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार भी देना बाह्य अभिप्रेरणा है, और अभी हमने बात करी थी ऊपर वाले प्रश्न में कि बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा अच्छी है ना। प्रेरणा जो होती है ना, प्रेरणा हमेशा घर वाली ही अच्छी है ना। दो प्रकार की है ना, एक बाहर वाली एक घर वाली, अंदर वाली और बाहर वाली। तो बाहर वाली तो थोड़ी देर के लिए है ना, अंदर वाली जो है वो लॉन्ग टर्म आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। बाहर वाली तो आज है कल नहीं है, थोड़ी देर के लिए है नहीं है। समझ गए होंगे, समझने वाले को इशारा कॉफ़ी, समझ गए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपनी सोच के बारे में सोच पाना खालिस्तान कहलाता है और एक खालिस्तान कौशल है। तो खालिस्तान में क्या आएगा भाई, देखो, अनुकूलन और निम्न स्तरीय, अनुकूलन उच्च स्तरीय, अधिसंज्ञान निम्न स्तरीय, अधिसंज्ञान उच्च स्तरीय। खालिस्तान में क्या शब्द आएंगे, ये फिट करना है आपको, जल्दी बताइए। बैच कितने का भाई, बैच की बातें अब मैं लास्ट में बताऊंगा जब वीडियो खत्म होगी, ठीक है। बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है तो अभी मत पूछो, क्लास के लास्ट में बात करेंगे बैच के बारे में। चलो जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला अपनी सोच के बारे में सोच पाना, अपनी सोच के बारे में सोच पाना अधिसंज्ञान कहलाता है। अनुकूलन तो है नहीं, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। अब अपनी सोच के बारे में सोच पाना यानी अपने दिमाग के बारे में, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी जो क्षमताएं हैं, कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़ने में आसान लगती हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपको अपने ज्ञान के बारे में यानी दिमाग के बारे में पता है। तो ये कौशल निम्न स्तर का होगा या उच्च स्तर का। जिस आदमी को अपने बारे में सब कुछ पता है तो उच्च स्तर की बात हो गई ना, ये निम्न स्तर की थोड़ी होगी, ये तो उच्च स्तर की बात हो गई। तो आंसर जो राइट जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। और इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्लियर बात। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बारंबार वेद व अभ्यास करने को कहकर, दूसरा है जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देकर, तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर, और डी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे जल्दी से अपना आंसर। हाँ जी, सुपर टेट के बारे में बताओ सर, कहाँ से तैयारी करें। प्रिंसी कुमारी, सुपर टेट का तो बैच चल रहा है हमारा, गारंटी बैच चल रहा है सुपर टेट का भी, आपको शायद पता नहीं है उसके बारे में। अब देखिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर फटाफट से सब लोग। देखिए इसने बोला एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा, रचनावादी का बात जहां आ जाए ना तो एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। रचनावाद का सीधा सीधा अर्थ होता है कि बच्चा काम करके सीखेगा। तो बच्चों को बार बार वेधन करना, या वेधन तो रटने को कहते हैं, तो ये आंसर तो राइट हो नहीं सकता, ये तो रटना हो गया, है ना। जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देंगे, सजा देना भी निगेटिव बात होगी भाई साहब आपकी, है ना, सजा देना भी गलत हो गया आपका। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प और संवादात्मक बनाकर, ये आंसर आपका सही है। जब आप सीखने सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाएंगे यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, एक्टिविटीज़ होंगी बहुत सारी, बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। संवाद का मतलब चर्चा ही होता है, यानी बातचीत होती रहे, बच्चे आपसे प्रश्न पूछ सकें। ऐसा नहीं कि डरा के रखो बच्चे कुछ पूछ ही नहीं पा रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका आपका सबसे बेस्ट रहेगा। पाठ्यपुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके, अगर आप पाठ्यपुस्तक के सवालों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट या कंप्लीट विकास नहीं हो पाएगा। किताब तो सिर्फ एक छोटा सा साधन है, वो पूरी डेवलपमेंट नहीं है, पूरी शिक्षा नहीं है वो। किताब तो सिर्फ एक साधन है छोटा सा, आपको लर्निंग तो बहुत बड़ी करानी है, कॉन्सेप्ट तो अलग से सिखाने हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, माध्यमिक स्कूली कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। और तर्क है सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो जो वेधन और बारंबार अभ्यास से आती है। इसको तो नहीं जो कहो। अब आप बताइए ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर।
हाँ जी, लिखते रहो जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को लाइक तो करते रहो, अभी 4000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए भाई हमारे, जल्दी जल्दी करो। एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक करके आओ जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। गुरु की बात माननी चाहिए, अब गुरु कह रहे हैं आपसे कि लाइक करो तो करो, जब एक बार कह दिया तो कह दिया, जल्दी करके आओ। ये आपका फ़र्ज़ है, बिना कहे डेली क्लास को लाइक करना है अगर आपको ज्ञान चाहिए, है ना। चलिए, अब इसने बोला माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण करना, ट्रांसफर मारना है। आप पीके हो, पीके हो का तो ट्रांसफर मार लोगे। हाँ, पीके जी क्या करते हैं, लड़की का हाथ पकड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, जू 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 जू, चलो जी अब जाओ तुम, तुम्हारी पूरी भाषा मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई। पीके हो का ट्रांसफर मार दोगे, नहीं कर सकते भाई तुम, है ना। ट्रांसफर नहीं मार सकते, करके सिखाना पड़ेगा भैया, लर्निंग बाय डूइंग से। जहां पर भी इस तरह की बात हो, और दूसरी चीज प्रदान करने वाली बात हो कि शिक्षा प्रदान प्रदान करने की चीज है। शिक्षा कोई तुम्हारे बॉक्स में रखी हुई चीज है कि निकाल के प्रदान कर दोगे बच्चे को, कोई केक है जो उसको दे दोगे पकड़ा दोगे। ज्ञान करके आएगा, जब तक बच्चा काम को करेगा नहीं तब तक नहीं आएगा। ज्ञान कोई देने वाली चीज़ नहीं है, सिखाने वाली चीज़ है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, नहीं। तथ्यों को रटना ही होता तो किताब से ना रट लेता बच्चा। फैक्ट को रटना शिक्षा नहीं है। दुनिया में ज्ञान को कैसे जीना है, उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कैसे करना है, ये शिक्षा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई सवाल इसमें समझ में आ गया। चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी। पहला ऑप्शन है समकक्षी को समझाना, दूसरा है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, तीसरा है मानसिक चित्र व प्रवाह संचित्र बनाना, फोर्थ है उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, और फिफ्थ है आपका खुद से सवाल करना। बताओ भाई इनमें से कौन से पॉजिटिव हैं, उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से अपना अपना आंसर लिख दीजिए। हाँ जी, देखिए इसने बोला आपसे कि निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी। भाई नेगेटिव वाले पूछे हैं। समकक्षी को समझाना, ये तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा गलत बना दिया गया है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाले ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें से नहीं हटाना पड़ेगा। ये एक्चुअल में पॉजिटिव प्रश्न है, कौन सी चीज़ें सुसाधित करेंगे। तो समकक्षी को समझाना पॉजिटिव बात है। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना अच्छी बात होती है। संकल्पना यानी कॉन्सेप्चुअल, दिमाग में कॉन्सेप्ट को छाप देना, उसको कहते हैं संकल्पनात्मक मानचित्रण। मानसिक चित्र ये भी सेम चीज़ है, जो संकल्पनात्मक चित्रण है वही ये है, ये भी पॉजिटिव है। उदाहरण देना ये भी पॉजिटिव, खुद से सवाल करना ये भी अच्छी बात है। ये पांचों ही सही हैं, डी ऑप्शन राइट जाएगा। ये एक्चुअल में गलत लिखा है नहीं किसी ने। इधर नोट है क्या, इधर नोट नहीं है, देखो ये प्रश्न इधर सही लिखा है, डी ऑप्शन राइट होगा। पांचों पॉजिटिव हैं इसमें, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। तो नैतिक विकास नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है। पहला ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य, दूसरा है सीखने के लक्ष्य, तीसरा महारत लक्ष्य, और चौथा है प्रदर्शन लक्ष्य। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी बताइए। और जिन भी बच्चों को नहीं पता भाई, आप समय नोट कर लीजिए, शाम 7 बजे डेली आपको शाम 7 बजे लाइव आना है। और कल जो है हम एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं, कल शाम 7 बजे। कल जो है एक स्पेशल क्लास होने वाली है आपकी, तो कल आपको ज़रूर लाइव आना है। कितने बजे, 7 बजे। कल को एक बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक एक नहीं, बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स होंगे उसमें, एक ही वीडियो से आपके बहुत सारे नंबर कवर होने वाले हैं। कल की क्लास में मैं आपको कुछ थ्योरी वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा, और कुछ उसके थ्योरी के साथ में ही PYQs भी,
और वो इतने ज़बरदस्त वाले होंगे, सरप्राइज़ है अभी नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक होगा, कौन सी चीज़ होगी, लेकिन उसमें क्या है आपके इतना सारा, मतलब मैं बता नहीं सकता। आप कल आ जाना बस भाई, 7 बजे लाइव आ जाना, बहुत सारे नंबर आपके एक ही क्लास में कवर करा दूंगा। आपकी लगातार अगर आपने ये 7 बजे वाली डेली क्लास देखी ना, बहुत नंबर बढ़ेंगे आपके। अब देखिए इसने क्या बोला है, नेहा रश्मि से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह रश्मि खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। यानी दिखावा कर रही है ना वो कभी कभी मुझे कॉमेडी वाली लाइन याद आ जाती है, ससुरी दिखावा कर रही है, बात नहीं मारनी मेरी, है ना वो कॉमेडी बनाते हैं यूपी वाले लोग, तो वो ऐसा लगता है दिखावा कर रही है। तो दिखावा करने का मतलब है प्रदर्शन लक्ष्य, है ना, प्रदर्शन लक्ष्य है, आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, आप खुद से पास होना या खुद से आपकी इच्छा नहीं है कि आप ज़्यादा नंबर लाएं, आप तो दूसरे के चक्कर में कि उससे उससे बेहतर मुझे अपने आप को दिखाना इसलिए कर रहे हो। तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा तो है ही नहीं, सीखने के लिए कोई टारगेट कोई लक्ष्य नहीं बनाया उसने, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए भी नहीं पढ़ रही है, वो दिखावा करने के लिए पढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं प्रदर्शन लक्ष्य। तो आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से, दूसरा है पाठ्यचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से, तीसरा है सहकर्मी समूह के साथ अंत्यक्रिया, और डी ऑप्शन है दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहां पर सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। 4000 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं भाई, 1-2 लाइक ही बच रहा है 4000 में। तो कौन करेगा पूरा, जल्दी बताओ, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो, जिसने नहीं किया तुरंत करेंगे जल्दी से। सर जी आप कहाँ से हैं, मैं भारत से। चलो जल्दी लिखो। देखिए एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा, तो कक्षा कक्ष में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे तो होगा, है ना, उस पर तो डिपेंड ही है आपकी लर्निंग। पाठ्यचर्या और पुस्तकों में दी गई जो कंटेंट है उससे भी होगा, हाँ इससे भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो पाठ्यचर्या आप पढ़ा रहे हैं वही बच्चा सीखेगा। सहकर्मी समूह के साथ अंत्यक्रिया कर रहा है वो इससे भी प्रभावित होगा। जितना जो है आप घुल मिल के चीज़ें सीखेंगे आपका लर्निंग भी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ सामाजिक विकास भी बढ़ेगा। दोस्तों के नंबर कितने आ रहे हैं इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हैं इस बात को, तो मेरे फ्रेंड के तो 80% नंबर आ गए, तुम्हारे कितने आए हैं, मेरे 92% आए हैं, अरे है ना, लड़कियां 98% नंबर ला के भी रोती हैं, 2% कहाँ कट गए, और लड़के 40% नंबर आ जाए, अरे तेरे भाई ने पास कर लिया एग्ज़ाम, पार्टी करेंगे, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि दोस्तों के कितने नंबर आ रहे हैं उससे ना तो आपकी लर्निंग बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। आपकी तो अपने ही काम से लर्निंग बढ़ेगी, अपने ही काम से घटेगी, किसके कितने नंबर आए उससे आपकी लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। इन्फेंसी कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, या प्री ऑपरेशनल, क्या कहते हैं भाई बताना ज़रा, स्टेज है ये लर्निंग की, बताओ ज़रा, लिखो फटाफट से अपना अपना आंसर। भाई नए लोग जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार ज़रा लाइक कर दो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी सर जी अपना नाम बता दीजिए, आपको नाम नहीं पता मेरा, कमाल की बात है। मेरा नाम है शादाब आलम। और पता है अभी शहजादी ने क्या कमेंट लिखा है कि सर जी आप सही कह रहे हो, लड़के बुद्धू होते हैं, लड़के बुद्धू होते हैं। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी लड़का ही हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, है ना। और दूसरी जानकारी के लिए, तुम रूढ़िवादी बातें क्यों कर रहे हो क्लास में, भाई अभी इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते थक गए हम कि रूढ़िवादिता नहीं फैलानी। लड़के या लड़की किसी के जेंडर की वजह से ये नहीं कहते हम कि जेंडर ही पूरा का पूरा समाज ही जो बुद्धू हो गया, पूरा मर्द समाज बुद्धू हो गया। तुम्हारी पूरी दुनिया मर्द समाज ने चला रखी है,
तुम्हें मंगल ग्रह पर मर्द ले गया और मर्द बुद्धू हो गया, तो कभी भी आपको किसी एक जेंडर पे नहीं थोपनी। रूढ़िवादिता फैला रहे हो यार, सीटेट के स्टूडेंट हो के शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ चलिए, अब 6 से 11 साल का जो बच्चा है ये मिडल चाइल्डहुड में रहेगा। अगर इसको हम बात करें इन्फेंसी, तो जन्म के समय से लेके और 2 साल तक रहेगी, यानी शेष अवस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल रहेगा, ये 6 से 12 रहेगा, और प्री ऑपरेशनल होता ही नहीं है, ये तो जीन ब्याजी की अवस्था है। तो आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास खाली स्थान शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, दूसरा है नीचे से ऊपर की ओर होता है, सी ऑप्शन है एक आयामी है, और डी ऑप्शन है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए फटाफट से लिखिए। चलिए तुरंत लिखिए जल्दी से। इस बार मैंने एडमिशन लिया है तो क्या मुझे सीटेट देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भाई। ऐप पेयरिंग में आ जाओ आप, ऐप पेयरिंग में भरो फॉर्म और दो सीटेट, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, विकास जो है वो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, ये बात भी ठीक है। और नीचे से ऊपर होता है? नहीं, नीचे से ऊपर नहीं होता भाई, ऊपर से नीचे होता है, सिर से लेके पैर की तरफ। एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है विकास। आज ही पढ़ा था गारंटी बैच में, है ना, बहुआयामी होता है, याद आ गया। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, होता तो है। आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी तो चाहिए आपको, और जिस वातावरण में आप रहेंगे वैसी लर्निंग चलेगी, आपकी डेवलपमेंट भी वैसे ही होगा। ये आंसर राइट है। शीर्षगामी, इसको कहते हैं हम, शरीर के मध्य से बाहर की ओर चलता है, इसको कहते हैं अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और तर्क है विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी से लिखिए। चलिए देखिए, इसने बोला बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास का हर विकास पर प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो सारे ही विकास आपस में जुड़े हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक विकास का दूसरे विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का शरीर ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकता, तो जब वो चल नहीं सकता तो जाहिर है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे, जाहिर है वो खेलने नहीं जा सकता गार्डन में, पार्क में, तो उसका सामाजिक विकास वैसे ही कमज़ोर रह जाएगा। और जब वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिलेगा तो वो बात भी नहीं करेगा किसी से ज़्यादा, तो उसका भाषा विकास भी पिछड़ा रह जाएगा। शारीरिक विकास का आपके हर विकास पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कहना कि इस विकास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। विकास के आयामों का आपस में संबंध नहीं है, ये बात भी गलत है, क्योंकि विकास के सारे ही आयामों का आपस में संबंध है। सारे विकास आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, इसीलिए ये दोनों बातें आपकी गलत हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। समझे बात? बोलो यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, इसने बोला एक तो हिंदी में नहीं लिखा ये वाला, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ऐसे ही। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार की खालिस्तान और समकक्षों की खालिस्तान भूमिका है। और खालिस्तान में क्या आएगा बताओ? इसका मतलब यह है कि नो नो मतलब दोनों की भूमिका नहीं है, इसका मतलब है महत्वपूर्ण भूमिका है। सिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण कोई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अच्छी, एक बेहतरीन भूमिका है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि परिवार की भूमिका नहीं है, यानी नो आ जाएगा इसमें। और समकक्षों की बहुत बढ़िया भूमिका है। यहाँ कह रहे हैं परिवार की भूमिका तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन समकक्षों की भूमिका नहीं है। तो क्या लगता है आपको कौन सा आना चाहिए ऑप्शन खाली स्थान में, बताओ जरा। चलिए तुरंत लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। हिंदी दिखाइए, हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा, हिंदी बता तो दी बोल के। चलो देखो,
परिवार की भी भूमिका है और दोस्तों की भी अपनी अपनी भूमिका है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक ही बात से समझ जाओ, परिवार की और समकक्षों की दोनों की भूमिका होती है, तो नो वाला आंसर तो राइट हो ही नहीं सकता ना। इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, बात खत्म हो गई, दोनों की भूमिका है। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? पहली अवस्था है संवेदी पेशीय, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को क्रम से लगाने की योग्यता पालेंगे। क्रम से लगाने की योग्यता को हम कहते हैं क्रमबद्धता। क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। और क्रमबद्धता का गुण कौन सी अवस्था में आता है? थर्ड स्टेज में। जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, सीक्वेंसिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग स्किल्स। तो सीक्वेंस से लगाना चीज़ें आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं लिखी हैं, वो भी क्रम से ही लिखी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। तुरंत अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। क्लास लगने का टाइम क्या है? शाम को 7 बजे क्लास आपकी लगती है। शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, तो आपको डेली लाइव आना है इसी चैनल पर, SA टीचर एकेडमी। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है, और अपना टाइम नोट कर लो, डेली टाइम से लाइव क्लास में आना है आपको। हाँ जी, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण का गुण पालेंगे भाई? संरक्षण और वर्गीकरण दोनों ही तीसरी अवस्था के गुण है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये थ्योरी भी, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी, मतलब ये टॉपिक आपने कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा, तो मैंने अभी 4 दिन पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पूरा लेक्चर वीडियो है 1.5 घंटे का। तो जीन पियाजे के कंप्लीट सिद्धांत उसमें पढ़ाया है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखा। जीन पियाजे का कंप्लीट, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, CTET 2026 न्यू क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, दूसरा है सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकृति, और डी ऑप्शन है आपका खोज अधिगम। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर जल्दी से। जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का अर्थ नहीं है भाई साहब? उचित पुरस्कार और दंड देना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ना तो पुरस्कार को मानते हैं ना दंड को, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बाह्य अभिप्रेरणा पर डिपेंड है। पुरस्कार देने से भी बच्चे में लालच पैदा होता है, दंड देने से भी बच्चे में डर ही पैदा होगा, बच्चा मन से काम नहीं करेगा। ये दोनों ही आउटर यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो ये दोनों ही गलत रहते हैं पूरे CTET में। सीखने के लिए बच्चे की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, यानी बच्चा कितना रेडी है सीखने के लिए, ये पॉजिटिव है। व्यक्तिगत मतभेद, ये भी पॉजिटिव है। खोज अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये भी पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर निगेटिव था, पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और आज ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे होती है आपकी क्लास फिनिश। वीडियो को लाइक करो जिसने नहीं किया तुरंत। 5000 लाइक से पहले क्लास से जाना नहीं है, मैं सबको बता रहा हूँ। जल्दी से कमेंट को नीचे करके 5000 लाइक पूरे कर दो अभी के अभी।
और चैनल को कर लो सब्सक्राइब जिसने भी नहीं कर रखा। और दूसरी बात, जिसने भी सीटेट का गारंटी बैच अभी तक नहीं लिया तो तुरंत ले लो, क्योंकि अगर उसमें बाद में एडमिशन बंद कर दूंगा मैं बिना गारंटी बैच के, फिर आप भटकते रह जाओगे। सीटेट अगर आपका पास नहीं हुआ तो आपका साल बर्बाद होगा और बहुत सारे स्टूडेंट की तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कह नहीं रहा हूँ मैं ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप भटकते ही रह गए, क्योंकि ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। पिछले वाले सीटेट में 17 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे। कितने? 17 लाख। उससे पिछले वाले सीटेट में 20 लाख बच्चे फेल हुए थे। इतने लाखों की तादाद में बच्चे फेल हो रहे हैं सीटेट में, तो सीटेट आसान नहीं है, ये बात आप मान लो। सीटेट में बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को बहुत मीनिंगफुल पढ़ना पड़ता है, जो कि आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए बैच इतना सर्वोपरि निकाला है, वो भी कम प्राइस में, गारंटी वाला बैच। तो इससे बेस्ट बैच दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर किसी ने भी नहीं लिया तो सबसे पहले बैच लो, ये काम आपका सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कितने लोग हैं जिन्होंने बैच ले लिया? ज़रा कमेंट में यस लिखना एक बार। कौन कौन लोग हैं जो कमेंट लिख दो एक बार कि बैच आपने ले लिया है, गारंटी बैच। और कैसा पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कितना आपका सुधार आया, कैसा है गारंटी बैच, एक बार ये भी लिखना कमेंट में। जल्दी बताओ ज़रा। थैंक यू सर जी, गुड इवनिंग जी जी। हाँ जी, हाँ यस आपके आ चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब ज़्यादातर ले चुके हैं। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं लिया? ज़रा कमेंट में नो लिखना एक बार। कौन कौन है जिन्होंने नहीं लिया अभी तक, एक बार कमेंट में नो लिखना। ये बैच 100% गारंटी बैच है। इसमें आपको पास कराने की 100% गारंटी दी जाती है लिखित में। अगर आपका सीटेट एक नंबर से भी फेल हुआ, अगले साल का फ्री बैच मिलेगा आपको। अगले साल का पूरा नया बैच आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, अगले साल फ्री पढ़ेंगे आप। सबके यस आ रहे हैं, अभी तक नो वाले कम ही हैं। देखते हैं भाई नो वाले कितने लोग हैं। अब आए हैं नो वाले भी कुछ लोग। अच्छा, तो इन्होंने नहीं लिया, जैसे कि मनीषा कुमारी, शिवानी ने नहीं लिया अभी तक। ओहो, रुक्मणी नो वाले हैं, अनुज यादव। तो आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं लिया भाई, एक बार बताना ज़रा। रीज़न बताओ कि क्यों नहीं लिया, क्या चाहते हो आप अपने जीवन से, ये बताओ। क्यों अभी तक आपने गारंटी बैच नहीं लिया, ज़रा एक बार बताना, कारण बताओ इसका। जी भाई, आप लोग पीछे रह जाओगे, मैं फिर आपको अवेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ही ये बैच निकाला, वरना गारंटी बैच नहीं निकालता मैं। इसीलिए निकाला है क्योंकि हर साल जो है बढ़ता जा रहा है सीटेट का लेवल। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही कंटेंट नहीं मिलता। इसलिए क्या कह रहे हैं, ले लिया है बैच। अच्छा, हम ले लिए हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? समय नहीं मिला। मैंने 3000 में लिया था। अच्छा, और कुछ? भाई मैं पूछ रहा था कि क्यों नहीं लिया बैच, एक बार कारण बताओ मुझे। यस सर, बहुत अच्छा है सर जी, मस्त है बैच। हाँ, आप ये तो पुराने बच्चे हैं जो फीडबैक दे रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास। अच्छा जी, और कोई कारण है? हाँ, ये रीज़न आपने अच्छा दिया है, मैं समझता हूँ आपकी बात। दिव्यांग के लिए कितना फ़ीस है? अच्छा, देखो फ़ीस की बात जहाँ पर है तो इतनी भी ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसकी कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ। आप अपने जीवन, देखो मैं बता देता हूँ पहले तो आपको कितनी फ़ीस है इसकी। इसकी जो फ़ीस है आपकी, इसकी फ़ीस आपकी 9000 रुपये है, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद आपको 6000 रुपये में ये बैच मिलता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप सभी को जो है, ये अगर ऐसा लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप सभी लोगों ने क्या किया है, आप सभी लोगों ने बीएड डीएलएड तो किया है, और बीएड डीएलएड करने में आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं। 2-2 लाख, 4-4 लाख। बीएड करने में 2 से 3 लाख और आराम से लगेंगे, इससे कम में होता ही नहीं है। आप अगर सरकारी स्कूल से भी बीएड करोगे ना, तब भी 2 लाख रुपए तो लग जाएंगे। कभी आपकी फाइल्स की फ़ीस, कभी एग्जामिनेशन फ़ीस, कभी आपका खुद का खर्चा। मैं खुद इन गलियों से गुजरा हूँ भाई, मुझे पता नहीं होगा 2-4 लाख रुपए कब लग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर वहाँ तक आप पैसे लगा के अपनी पढ़ाई को करके आए हैं, अब आखिरी स्टेज है, नौकरी लगनी है।
तो अगर इस एग्ज़ाम में आप इतने कम प्राइस को भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या आपका पर्पज़ है? आप ये चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं आगे जीवन में, आगे फिर नौकरी ना लगे? नौकरी लगाने के लिए ज़रूरी है, बिना सीटेट के नौकरी नहीं लगेगी, ये बात सबको पता है। बिना सीटेट के नौकरी नहीं लगेगी। तो अगर आपने अपने जीवन में 20 साल स्ट्रगल करा है, 20 साल तक अपने इतने पढ़ाई करी है, तो लास्ट स्टेज पे आप ये सोचोगे कि हम रिस्क लेते हैं? रिस्क लेना चाहते हो आप? हद है। मतलब ये समझदारी तो नहीं लग रही आप लोगों की। फीस कम कर दो, ऑफ़र चाहिए मोहम्मद मुजम्मिल। देखो फ़ीस भी कम कर देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिन पहले भी आपको ऑफ़र दिया है, ऐसी बात थोड़ी है। ऑफ़र तो आपको बार बार देते हैं, कई बार दिया है। चलो ठीक है, आपको ऑफ़र भी दे देंगे, अगर आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत कम कर देंगे, लेकिन अब वो पहला वाला जो है वैसा हिसाब तो नहीं रहेगा। आप कहेंगे कम कर देंगे, इसमें से बोलो चलो ठीक है कर देते हैं कम लेकिन आप लोग मतलब बार बार कहना, मतलब ये रहता है कि आधे बच्चे आज कहेंगे, आधे बच्चे कल को कहेंगे, आधे बच्चे परसों को कहेंगे। तो अब रोज़ रोज़ तो बात नहीं सुनी जा सकती, एक ही दिन हो सकता है ना? तो अगर आप सभी के सभी आज ही अगर रेडी होते हो तो मुझे बता दो, मैं ऑफ़र दे सकता हूँ। और अगर आज सभी लोग अभी नहीं लेते तो फिर मैं ऑफ़र नहीं दे सकता, फिर रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं होता ना फिर ऑफ़र देने का। अगर ऑफ़र कर दो प्लीज़। देखो अभी अभी बिरजानंद जी कह रहे हैं आज लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। हम मुझे ये बताओ, अगर हाँ अगर अभी आप एडमिशन ले सकते हो तुरंत अभी के भी, तो मैं डिस्काउंट कर दूंगा, वो भी सभी लोग एक साथ। तो अगर चाहते हो आप कि सभी लोग एक साथ एडमिशन ले सकते हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दो, तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा। वरना तो फिर तो दो चार के लिए ऐसे तो मैं नहीं दे सकता। एक बार कमेंट में लिख दो यस, मैं बता दूंगा फिर अपने हिसाब से। लोग झूठ बोलते हैं तब की सीधा सिद्धांत है मुफ्त की पढ़ाई और मुफ्त की दवाई नहीं लगती, इसलिए कुछ रुपए के लिए झूठ ना बोलो। अरे यार देखो, इसमें झूठ वाली बात नहीं है, और मुझे पता है झूठ बोल के तुम कर भी क्या लोगे। झूठ बोलने के बाद समझ में नहीं आएगी बात। झूठ तो यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई झूठ बोले या सच बोले तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से तो। अच्छा चलो, हैं तो आप काफ़ी सारे लोग, 3500 रुपये कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो कितने करूँ फिर बताओ? 3500 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 6000 की जगह अभी आज के लिए आपका 3500 रुपये कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब तक रहेगा आपका? ये केवल 10 बजे तक रहेगा आपका ऑफ़र। केवल 10 बजे तक ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी थोड़ा टाइम आपके पास है, 1.5 घंटे के आसपास आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना? अभी खुश हैं आप या कुछ और चाहते हैं? बताओ, बोलो, लिखो कमेंट में जल्दी से बताओ। हम्म, बोलो। 1500, 1500 तो नहीं हो सकता, इतना इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। 1500 तो मैं तो हमारा एडमिशन होगा ही नहीं, हमारा खुद का खर्च जो है इससे ऊपर बैठता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इतनी इतने मत सोचो भाई, क्योंकि ये देखो ये नॉर्मल बैच नहीं है, कभी आप नॉर्मल बैच समझ के लेंगे। अगर ये नॉर्मल बैच होता तो 1500 क्या, मैं 1200 में भी दे देता आपको। मुझे क्या करना था, थोड़ी सी वीडियोस बनानी थी, 10-15, 200 वीडियो बनाता, सारे सब्जेक्ट की मिला के डाल देता यूट्यूब पे, उस पर ऐप पे। लो जी देखे जाओ आप, तो 1200 में क्या, मैं 800 में भी दे देता आपको। ऐसे ही लोग करते भी हैं आपके साथ। आपको 400-300 वीडियो बना करके रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, और आप देखते रहो। लेकिन आप उसमें पास होंगे फेल होंगे हमारी जिम्मेदारी, या किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रहती उसमें। और ज़्यादातर चांसेस तो यही है फेल होते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट देखते हैं तो पता चल जाता है रिजल्ट से। लाखों लाखों बच्चों को फेल करवा रखा है, तो रिजल्ट से हमें पता नहीं चल रहा कि आप बैच में क्या रिजल्ट आ रहा है, तो समझ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, हमारा सिद्धांत ये है ही नहीं कि हम 200 400 800 रुपये लेकर बच्चों को फेल करा दें ना, मुझे नहीं करना। मैं फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लूँगा, लेकिन 100% पास करा के दूंगा, बात खत्म। मेरा सिद्धांत ये है कि बच्चा पास होना चाहिए। जितना खर्चा मेरा आ रहा है उतना मुझे खर्चा दो आप। मैं बच्चे से उतना खर्चा मांगता हूँ, मुझे खर्चा दो आप पूरा, मैं आपको पास करा के दूंगा, बात खत्म हो गई। इससे बड़ा सिद्धांत और कोई नहीं होता। तो मुझे टाइम पास उनके साथ बच्चों के साथ करना नहीं है। पहले वाला कर दो 2500। इतना भी आप लोगों को ज़्यादा लगता है, मतलब क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं अगर आप देखें तो।
भाई हम भी आपको दिन रात मेहनत करते हैं, आपके साथ पढ़ाते हैं, तो थोड़ा तो हमारा भी खर्च बचना चाहिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलो ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, 10 बजे तक के लिए 2500 कर देते हैं। अगर दोनों पेपर एक साथ लोगे तो 4000 में मिल जाएंगे दोनों पेपर। इससे बड़ा डिस्काउंट दोबारा नहीं मिलेगा। अब मेरे से कल मत कहना कि कल की क्लास में भी कहो, परसों की क्लास में भी कहो कि सर हम ले नहीं पाए थे, हमें डिस्काउंट दे दो, नहीं दूंगा। आज दे रहा हूँ, फिर नहीं दूंगा। तो अगर आपने अभी के अभी बैच लेना है तो तुरंत कॉल लगा लो, ये रहे आपके पास नंबर, किसी भी नंबर पे कॉल लगा लो इनमें से, अभी आपका फ़ोन उठा लिया जाएगा एकेडमी में, और आपसे वो बात करके आप फ़ोन कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो अभी करना है, इसके बाद दोबारा मत कहना। ये लास्ट कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मतलब ये समझ लो। सर क्लास का टाइम टाइम जो है 7 बजे रहता है, शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, अब जाओ तुरंत, और अपना एडमिशन लेना है तो कॉल करके अपना एडमिशन ले लो, और हम मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक।